नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कोरोना काल में जब हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त सी हो चुकी है, ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है, लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन विभूतियों के साथ जिन्होंने कला जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में हमारे आज के जो मेहमान हैं वो लोक कलाकारों के साथ काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही उन्हें क्राफ्ट का भी बहुत शौक है। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारे समारोह का आयोजन किया है, मंच सज्जा की है, कोरियोग्राफी की है और आप बतौर एक्टर, राइटर, डायरेक्टर भी जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लईक हुसैन जी की। तो आइए कार्यक्रम में जुड़ते हैं डॉक्टर लईक हुसैन जी से। नमस्कार सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। नमस्कार सर। आशा करते हैं कि इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार सकुशल अपने घर पर होगा। बस आप सभी के आशीर्वाद से हम लोग सकुशल हैं। सर, आपकी रंग यात्रा शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगी आपके बचपन के बारे में, आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। देखिए, मैं जो है जयपुर में जो है पला बड़ा। जी। जयपुर में मेरी पैदाइश हुई और जयपुर में ही मेरी पूरी एजुकेशन हुई है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ जी। और उसके बाद में मैंने जो है कॉमर्स में इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बीकॉम किया, एमकॉम किया। उसी दौरान जो है मुझे नाटकों का शौक लगा और नाटकों के शौक की वजह से मैं जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में जो है वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स है, वहाँ 1 साल का कोर्स हुआ करता था हमारे वक्त में, तो वहाँ जी। से 1 साल का कोर्स किया। जी। और बस नाटकों की लगन जो है मुझे दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक ले गई। जी। बचपन में मैं जो है दरअसल आर्ट एंड कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जी। मेरा जो परिवार था वो एक टिपिकल ट्रेडिशनल मुस्लिम परिवार जो होता है जी। वो परिवार था और मेरे परिवार में कोई भी आर्ट एंड कल्चर से नहीं जुड़ा हुआ था। अच्छा। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे जी। और हमारे आसपास भी मतलब कोई इस तरीके के काम से जुड़ा हुआ नहीं था। जी। ज्यादातर मेरे रिलेशन में या मेरी पहचान में जो थे, जी। जयपुर में उस वक्त ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग जो है वो प्रीशियस स्टोन और सेमी प्रीशियस स्टोन का काम किया करते थे, उसका क्राफ्टमैनशिप उनको आती थी। जी। तो ज्यादातर लोग वही काम करते थे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत कम होती थी हमारे यहाँ। जी। उसका कारण ये था कि उस वक्त क्योंकि ये क्राफ्टमैनशिप में हम लोग काफी पारंगत हुआ करते थे, तो बच्चा जब 10-12 साल का हो जाता था तो उसको उस क्राफ्टमैनशिप में डाल दिया जाता था और जी। वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। जब मैं बचपन में मतलब जब मेरा बचपन था उस वक्त की बात बता रहा हूँ, जी। तो अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। तो पढ़ाई लिखाई में मेरे परिवार के लोग या मेरे जान पहचान के लोग बहुत कम इंटरेस्ट लिया करते थे। जी। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता था कि मुझे पढ़ाई करनी है हाँ। और पढ़ाई करने के साथ साथ मेरा जो है डिफेंस में जाने का बड़ा मन था। अच्छा। हाँ, कि मैं डिफेंस में जाना चाहता था, जी। जी। तो इसलिए मैं स्कूल से ही जो है एनसीसी में था जी। और जब कॉलेज गया तो भी मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली जी। और कॉलेज में मैं जो है एनसीसी का जो है सीनियर अंडर ऑफिसर था। जी। साथ ही जो है मैं शूटिंग में पार्टिसिपेट किया करता था, मैं बेस्ट शूटर रहा था जयपुर का। क्या बात। और मतलब डिफेंस में जाने का बड़ा शौक था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि ये इसमें सारी जो है
पर्सनैलिटी भी चाहिए, और मैं अपनी पर्सनैलिटी वाइज बता, मुझे खुद को रियलाइज हुआ, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे किसी ने कहा, लेकिन जी मेरी पर्सनैलिटी शायद मिलिट्री के हिसाब से सूट नहीं करती थी। और फिर जैसे जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मेरा इंटरेस्ट खासकर ग्रेजुएशन के टाइम पर ही जी मेरा इंटरेस्ट जो है वो थिएटर में होता चला गया, जी क्योंकि हमारे दूर के जो कुछ पहचान वाले थे जी वो थिएटर किया करते थे। जी और कॉलेज में जो है वो हमारे जो एनुअल फंक्शन हुआ करते थे, हम्म तो एनुअल फंक्शन में मुझे जो है शौक था काम करने का, जी और थिएटर में और इन चीज़ों में कल्चरल प्रोग्राम में काफ़ी पार्टिसिपेट करता था। जी तो जब मैं इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था तो हमारे यहाँ इसमें कॉम्पिटिशन होते थे, उन कॉम्पिटिशन में जाया करता था। हम्म तो उन कॉम्पिटिशन में जाते जाते क्या हुआ कि कुछ प्राइजेस मिलने लगी, जी तो मुझे जो है मोटिवेट हुआ। जब प्राइजेस जी प्राइजेस मिली तो काफी मोटिवेट हुआ, और मुझे जी बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार तुम अच्छा काम करते हो तो क्यों ना आर्ट एंड कल्चर में ही जाते हो। हम्म तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स ज्वाइन किया, और डिपार्टमेंट ड्रामेटिक्स के बाद में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा दिल्ली जो है, वहाँ जी कोशिश की कि वहाँ मेरा जी एडमिशन हो जाए, जी और जी आप सबके आशीर्वाद से वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। तो बस इस तरीके से जो आर्ट लाइन में आ गया। तो सर जी। ये घर में क्रांति नहीं लाया आपकी, मतलब कहीं कोई जुड़ाव नहीं, कहीं इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं और अचानक इस फील्ड की तरफ मुड़ना? अरे साहब बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जी, हमारे अच्छा नहीं खानदान माना में, जाता था। हाँ हमारे खानदान में तो ये सब किसी ने नहीं किया है, और ये हम्म सब करने लगा है। और वहाँ ज्यादातर जो लोग नमाजी हुआ करते थे, कुरान की जी तिलावत करने वाले जी लोग होते, तो बहुत बहुत मतलब लोगों ने जो है एतराज किया। जी लेकिन फादर जो है हम्म वो थोड़े से ओपन माइंडेड थे। उनको लोग अच्छा कहते थे कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है और ये सब चीजें कर रहा है, हाँ तो मेरे फादर कहते थे हाँ ठीक है मैं समझाऊंगा उसको। और जी तो 2 बार उन्होंने मुझे जरूर कहा कि बेटा हमारे खानदान में तो ये सब नहीं होता है, अब जी तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कर लो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि खानदान में नहीं होता है। जी तो जी मैंने उनको कहा कि ठीक है आपकी बात ठीक है, खानदान में नहीं होता है, लेकिन कभी तो कोई हम्म करेगा, और जी हर एक की अपनी मर्जी होती है, हर एक का अपना रुझान होता है। जी तो जी जरूरी नहीं कि जो चीज कभी खानदान में नहीं हुई वो कभी ना हो। जी तो फिर वो चुप हो गए, कहने लगे फिर ठीक है तुम्हारी जो मर्जी हो करो, जी तुम्हें पता रहा। जी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त में जो है मैं जब लेट आता था, जी तो मेरे घर में मेरे भाई बहन या बाकी लोग सो जाया करते थे, मेरे फादर जगा हम्म करते, हम्म और की आदत थी मेरे साथ खाना खाने की, रात का खाना वो मेरे साथ ही खाते थे। अच्छा हाँ, तो जब भी चाहे मैं रात को 12 बजे पहुंचता घर पर, चाहे रात 1 बजे हम्म पहुंचता, क्योंकि थिएटर वाले बड़े जुनूनी होते हैं, और उस वक्त तो हम्म ज्यादा जुनूनी थे। जब बिल्कुल। रिहर्सल चल रही है तो वक्त तो का कोई ध्यान नहीं रखते थे, बिल्कुल टाइम की कोई तो लिमिट नहीं। कोई लिमिट नहीं थी। तो जी बस जब भी मैं आता था तो वो इंतजार करते थे, खुद खाना गर्म करते थे और मुझे क्या साथ बात। बैठा के खिलाते थे। जी तो मुझे मेरे फादर ने एक तरीके से जो है इनडायरेक्टली बहुत ही इंस्पायर किया, बहुत ही क्या। मोटिवेट किया, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी उन्होंने मेरा साथ दिया। सर अब शुरुआत करते हैं आपकी रंग यात्रा की। तो आपने जी जी बहुत सारे नाटकों में अभिनय किया, तो जी। उन नाटकों में अभिनीत कोई किरदार आपको जो खास आपके दिल के करीब हो, कौन कौन से ऐसे नाटक किए? देखिए नाटक तो मैंने बहुत सारे किए हैं, अभिनय भी जी बहुत सारा किया है, जी लेकिन मेरा पहला ही जो नाटक था जी वो दरअसल एक तरीके का मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कॉमर्शियल नाटक था। हम्म हाँ कुछ इस तरीके का नाटक था जो कॉमर्शियल लाइन के करीब था, हम्म और वो था घंटे वाली धर्मशाला। जी हमारे कानपुर के एक राइटर डायरेक्टर हुआ करते थे, अमर कुरैशी। जी तो अमर कुरैशी साहब वैसे तो बॉम्बे रहते थे, जी उनका एक लिखा हुआ नाटक था घंटे वाली धर्मशाला, हम्म जो मतलब एक तरीके से जैसे आज के जमाने में कहते हैं बॉक्स ऑफिस पे हिट होती है फिल्में, हम्म उस तरीके से रंगमंच पर हिट होता था। कोई जब भी उसके शोज होते थे तो टिकटेड शोज होते थे और वो हाउसफुल होता था। क्या बात। हाँ पता नहीं मेरी पर्सनैलिटी बड़ी अजीबोगरीब थी। सर ये कितना पहले की बात बता रहे हैं जो टिकटेड शो होते थे प्लेस के? 78 की, अच्छा 1978 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ मैं छोटा भी था और बहुत दुबला जी पतला सा था, बहुत दुबला पतला मरियल जी सा था। तो उसमें कोई एक आर्टिस्ट था जो एक करेक्टर करता था, डमडम नाथ। अच्छा। हाँ, और वो डमडम नाथ जो है वो बड़ा अजीब सा करेक्टर था। हाँ। और वो उनका जो मेन आर्टिस्ट था वो शायद किसी शूट में चला गया था। हम्म और मैं क्या था कि
क्योंकि आस पड़ोस में वो रहता था, तो मुझे पहचानते थे शायद, या पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे बुलाया उन्होंने जी कि भैया ये एक नाटक कर रहे हैं हम, तो एक छोटा सा रोल है, आप कर लो। जी। तो मैंने कहा मैंने तो कभी अभिनय किया ही नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहता। हम्म। तो उन्होंने कहा यार नहीं करना चाहते, चलो ठीक है, लेकिन एक बार करोगे तो मजा आएगा, जी। अच्छा लगेगा, एक बार आओ तो सही। हम्म। बस वैसे ही चला गया उनकी बात रखने के लिए। जी और बस रिहर्सल्स में जाता रहा, करता रहा, और जब शो हुआ जी। तो भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। और उसके 5-7 शोज हुए। और एक बार का किस्सा बताता हूँ आपको मैं, कि हाँ जी। गुजर रहा था। हम्म। जब गुजर रहा था तो पीछे से कहीं से आवाज आई, ओ डमडमनाथ, ओ डमडमनाथ। जी। हाँ हाँ, तो दरअसल मैं चौंका, यार ये डमडमनाथ दूसरा कौन आ गया। मैं साइकिल पर था, रुका, और रुक के हाँ इधर देखने लगा, तो बंदा हाँ। दौड़ा मेरे पीछे आया। बोले यार कहाँ जा रहा है डमडमनाथ, आजा चाय पिलाते हैं तुझे। तो, हाँ आप कौन? हाँ। ये तुम मुझे नहीं पहचानो, मैंने तुम्हारा नाटक देखा था, जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आओ चलो चाय पिलाते हैं। मैंने कहा मैं चाय पीता नहीं हूँ। अरे हाँ हाँ, तू तो चाय नहीं पीता, तू तो नाटक में दूध पीता था ना, आओ दूध पिलाते हैं। तो जी जी वो किस्सा मेरा जिंदगी का पहला नाटक था, और वो किस्सा मेरे को आज भी याद आता है, तो बड़ा हंसी आती है जी कि यार देखो क्या वक्त था, क्या जमाना था, और जी कैसे लोग थे। तो तब से मतलब वो मुझे लगा कि यार ये ठीक है, ये अच्छी चीज है कि जी कम से कम आपकी एक पहचान बनती है। जी। तो बस उस पहचान की वजह से, हम्म। और लगा कि यार चलो लोग आपको जानते हैं, और आपकी एक इमेज बनती है। जी फिर हुआ ये भी था, सही बात जी। तो ये है कि अखबार में फोटो छप गया था, नाम आ गया था। हाँ। तो फादर भी बड़े खुश थे कि यार देखो हमारे खानदान में किसी का अखबार में नाम नहीं है, फोटो हम्म। नहीं आया, चलो हमारे बेटे ने ये तो कर दिखाया। चलो ठीक है, उन्होंने रिश्तेदारों को भी कहा देखो साहब, मेरा हम्म। बेटा पॉपुलर तो हो रहा है कम से कम। जी तो बस वो पॉपुलरिटी की वजह से उन्होंने कहा कि करते रहो, जी और मैं जी। फिर लाइन में आ गया। सर आपने बहुत सारे निर्देशकों के साथ भी काम किया है, जी तो जी जी। किसी निर्देशक के साथ जुड़ी कोई खास घटना किसी नाटक को लेकर जो आपको बहुत रोचक लगती हो? देखिए वैसे तो बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है। जी खासकर प्रोफेसर राम गोपाल बजाज साहब के साथ काम किया जी है ना। या अमाल मैडम के साथ काम किया, उनके डायरेक्शन में काम किया जी है ना। लेकिन मुझे रॉबिन दास साहब की जो है एक बात बहुत पसंद आती है। जी। उन्होंने नाटक किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, अब कहाँ जाएगा बाली। अच्छा। तो उसमें पहली बार उन्होंने बाली जो थे 4 बनाए थे। ओके। अब मेरी नॉलेज में नहीं था, हो सकता है उनसे पहले किसी ने ये काम किया हो कि एक ही कैरेक्टर 4 लोग कर रहे हैं। हाँ। और वो 4 बाली जो थे, जी। वो 4 बाली बिल्कुल अलग अलग साइकोलॉजी उनकी, अलग अलग फिलोसॉफी उनकी, हम्म। और अलग अलग लाइफ, उनकी लाइफ स्पैन अलग अलग था। हम्म। तो एक लाइफ स्पैन जो था वो मैं जी रहा था, अच्छा। और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। और मतलब लोगों ने मेरे उस करेक्टर को जिस तरीके से मैंने कंसीव किया था, जिस तरीके से उन्होंने समझाया था, मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा था। जी दूसरा, रॉबिन दास साहब की जो आदत उस वक्त में थी, जी वो ये था कि कई बार शो होने के बाद भी सेट चेंज कर देते थे, या शो से जस्ट पहले जो सेट चल रहा होता पे काम चल रहा होता था, और कहते थे अब हाँ इसके साथ अपने आप को एडजस्ट करो, प्ले करो इसके हाँ। साथ में। जी और एक बात तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, जी तो बड़ा मजा आता था उनके साथ में काम करने का। जी। तो एक वो था, और एक प्ले जो था प्रोफेसर रवि चतुर्वेदी, और जयपुर में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स में हुआ करते थे। जी उन्होंने एक उदयपुर राजस्थान के प्लेराइट थे, रिजवान जहीर जी उस्मान। जी। उनका एक प्ले था नमस्कार आज शुक्रवार है। अच्छा। तो नमस्कार आज शुक्रवार है जब उन्होंने प्ले किया, तो यूनिवर्सिटी का जो स्विमिंग पूल था, तो हाँ। स्विमिंग पूल के पीछे कुछ झाड़ियां थी, मतलब वो एक हम्म। तरीके से जंगल सा बना हुआ था। हम्म। वहां उन्होंने उसको रिहर्स किया, और वहीं पर उसके शोज किए। जी। और वो किसी झाड़ी से लाइट आ रही है, कहीं कुछ से लाइट आ रही है, और मैं और इरफान हम्म। दोनों उसमें एक्ट कर रहे थे। अच्छा। क्या बात। हाँ, मैं और इरफान दोनों एक्ट कर रहे थे। दरअसल इरफान की और मेरी थिएटर की शुरुआत साथ साथ ही हुई थी, थोड़ा सा पहले हुई थी। जी तो हम दोनों उसमें एक्ट कर रहे थे, जी और वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले बन पड़ा था।
कि किसी जी झाड़ी से हम एंट्री ले रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो वो जी। जो एक तरीके से जो चीजों को एक्सप्लॉइट करने वाली चीज बात है या चीजों को यूज करने वाली बात है, वो हम्म। कैसे होती, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। जी तो ये मेरे 2 एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त हुए थे एक्टिंग। जी। सर, आपने कुछ विदेशी निर्देशकों के साथ भी काम किया है, तो उनका काम करने का तरीका हमारे भारतीय रंग निर्देशकों के काम करने के तरीके से क्या अंतर लगा, क्या खास बात लगी आपको? देखिए, बेसिक चीज ये है कि वो लोग एक तो डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। हम्म। दूसरा, वो जब से पहले वो पेपर पे तैयार करके लाते, जी मतलब उनका पेपर वर्क इतना जबरदस्त होता है, चाहे वो फ्रिट्ज बेनिविट हो, चाहे फ्रांस हाउमैन हो, या बहुत सारे जो लोग जिनके साथ मैंने काम किया, है जी। ना, थॉमस थे। तो हम्म। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो पेपर पे पूरा का पूरा प्रोडक्शन उनका तैयार होता था। जी हाँ, मतलब करेक्टराइजेशन तैयार है उनका, सेट जी तैयार है, लाइटिंग तैयार है, उनका रिहर्सल शेड्यूल तैयार है। जी और क्योंकि वो आते आते एक छोटे टाइम के लिए थे, कम टाइम के लिए आते थे, जी तो एक पूरा का पूरा जो है चार्ट बना के लाते थे, कब किस दिन रीडिंग करेंगे, कौन से पार्ट जी की रीडिंग करेंगे, कब कास्टिंग करेंगे, कितने दिन जी बाद कास्टिंग करेंगे, कब जो है वो ब्लॉकिंग करेंगे, कब कंपोजिशंस करेंगे, कब सेट पे जाएंगे, कब कॉस्ट्यूम चाहिए उनको, कब प्रॉपर्टी चाहिए, कब जो है ग्रैंड रिहर्सल होगा और कब शो होगा। हम्म। मतलब मान लो 1 महीने के लिए आ रहे हैं, तो 1 महीने का पूरा शेड्यूल उनका फिक्स तैयार होता। पॉइंट चार्ट है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल उसको 100% फॉलो करते थे वो लोग, क्या स्ट्रिक्टली फॉलो बात। करते थे। और ओके। हमारे जो लोग हैं, हम्म। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं भी कई बार गड़बड़ करता हूँ, मुझे लगता हम्म। है कि सारा प्रोडक्शन तो मेरे दिमाग में हम्म। है ना, और वो हम अपने दिमाग पर ही जो है ज्यादा भरोसा करते हैं। तो इंडियन जो डायरेक्टर से हम्म। ज्यादातर मैंने देखा है कि वो पेपर वर्क कम, बल्कि स्पॉन्टेनिटी ज्यादा होती है, कि उसी वक्त जो है वो सारी चीजें समय के साथ साथ करते रहते हैं। तो ये एक हम्म। थोड़ा सा फर्क मुझे नजर आया। जी। सर, आप भी लगभग 50 नाटकों में निर्देशन का काम कर चुके हैं, तो जी, आपके द्वारा पहला निर्देशित नाटक कौन सा था, या आपने निर्देशित करते समय कौन कौन से उतार चढ़ावों से आप गुजरे, उनके बारे में बताएं। देखिए, वैसे तो निर्देशन में जो मैं, जैसे मैंने कहा कि कॉलेजेस में मैं जो कंपटीशन होते थे उसमें नाटकों का निर्देशन करता था, और कभी फर्स्ट जी प्राइज ले लिया, कभी कुछ ले लिया। लेकिन पहला नाटक जो मैंने निर्देशित किया था, जी। वो था शरद जोशी का अंधों का हाथी। अच्छा। हाँ, और बहुत खराब एक्सपीरियंस था। अच्छा। खराब एक्सपीरियंस इसलिए था कि वो हाँ। मेरे ही साथी थे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स के, और जी हमने सबने मिलके वो नाटक तैयार किया था, और रविंद्र जी जयपुर जो है उसके रिहर्सल हॉल में हमने उसका शो रखा। जी और मेरे एक कलीग थे, नाम नहीं लूंगा, जी। तो उन्होंने कहा कि इसमें सूत्रधार मैं करूंगा। हाँ तो मुझे पता था इनको उनको थोड़ी सी भूलने की आदत थी। हाँ। मैंने कहा भाई आप मत करो, हम्म। आप इसके बदले कोई बैक स्टेज का काम करो। हाँ तो मेरे नाराज हो, लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो, हाँ। जो आज भी हैं। तो हम्म। कि सूत्रधार तो मैं ही करूंगा। जी। हमने कहा चलो करो भाई। हाँ। तो वो रिहर्सल्स करते रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहा। जी और धीरे धीरे मुझे लगा कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, जी। उनको याद भी हो गया, वो अच्छा करने लगे। हम्म। और शो हमने शुरू किया, शो जिस दिन था, शो शुरू हुआ, तो मैंने कहा भाई ये सब ठीक है? बोले हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया जी करूंगा, तुम जी। बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत हाँ नहीं आएगी, और देखना तुम्हारा नाम ऊंचा करूंगा। हाँ। अच्छी बात है भाई। हम्म। तो सीट पर बैठा था, और शो शुरू हुआ। हाँ। सूत्रधार से एंट्री होती थी, जी। सूत्रधार महोदय ने एंट्री ली। हम्म। एंट्री लेने के बाद में जब वो एग्जिट करके गए, और हाँ। जब अंधे आए, तो अंधे अपना डायलॉग बोल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उनका सीन खत्म हुआ, सूत्रधार को वापस आना था, सूत्रधार महोदय नहीं आए। तो वापस ही मैं, नहीं आए। हाँ, वापस नहीं आए। मैं लाइट छोड़ के पीछे ग्रीन रूम में गया, उनके पास गया, भाई जाओ तुम्हारी एंट्री है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। और वो अंधे हाँ। चिल्ला रहे थे, सूत्रधार महोदय कहाँ है, वो पता नहीं क्या क्या इम्प्रोवाइज करने लगे, बहुत जबरदस्त तरीके से इम्प्रोवाइज करने लगे। जी। और वो इम्प्रोवाइज कर रहे थे तो मतलब इलॉजिकल इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे थे, क्योंकि सारे जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स के स्टूडेंट थे, तो अपने हम्म। तरीके से कर रहे थे, अपनी हम्म। सीमाओं में रहते हुए। लेकिन हाँ। वो नहीं है, मैं उनको समझाने गया पीछे, भाई जी जल्दी करो, एंट्री लो। जी जी मैं नहीं आता, तुम्हें जो करना कर लो, लेकिन मैं नहीं आता। जी। मैं बड़ा परेशान कि भैया बाप अब रे। क्या। हाँ। तो मैं जो है वो लाइट, वही मतलब सामने ऑडियंस में ही लाइट पे बैठा था, तो वहीं वहीं से एंट्री ली, और एंट्री लेकर के कहा कि पता नहीं सूत्रधार महोदय को क्या हो गया है, शायद उनको लूज मोशन हो गया, और इस वजह से वो कहीं चले गए हैं। जी तो
सूत्रधार का काम करूंगा। और इस तरीके से मैंने सूत्रधार करके पूरे प्ले को क्या बात। सूत्रधार किया। और बड़ी ही रोचक घटना। हाँ, ये एक जबरदस्त सत्य घटना है। और जी। हुआ ये कि ऑडियंस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। प्ले हाँ। खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, सभी ने कहा ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन मुझे बहुत जबरदस्त सदमा लगा। और वो सदमा ये था कि 2 महीने तक मैं रवींद्र मंच पर नहीं। और अच्छा। मुझे लगा कि यार ये तो मेरी जिंदगी का पहला ही नाटक था हाँ। और ये खराब हो गया, तो मुझे लगता है कि मैं तो इस लायक बना ही नहीं हूँ और मैं नहीं हम्म। कर पाऊंगा। तो मैं 2 महीने तक नहीं गया। फिर हमारे साथी लोग जो है वो इरफान और ये सारे लोग आए घर पर। हम्म। क्या बेवकूफी कर रहे हो यार, हैं? हम्म। चलो। हम्म। लेकिन उस बीच एक अच्छी बात हुई थी कि हमारे बहुत अच्छे क्रिटिक थे, भगवान अटलानी, जी। आज भी हैं। तो हम्म। उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यू लिखे थे उसके हम्म। अखबार में। तो वो मैंने, अच्छा, उस वक्त हमारे घर अखबार नहीं आता था, सही बात तो अच्छा। ये है। जी। हाँ, पता नहीं था क्या हुआ है। तो वो कटिंग्स मेरे घर लेकर के आए। यार तुम हम्म। जबरदस्ती परेशान हो, ये देखो इतने अच्छे रिव्यू आए हैं प्ले के। तब जी। मुझे लगा तो जबरदस्ती परेशान हो रहा था, प्ले तो हाँ। अच्छा हो। हाँ। तब मैंने काम शुरू किया और फिर हमारा दूसरा प्ले जो था जिसमें इरफान मैंने रोल कर रहे थे, जी। रमेश का अंडर सेक्रेटरी, जी। फिर मोहन राकेश का अंडे के छिलके, फिर जी। ललित सेंगर साहब का जो है वो हत्या एक आकार की, जी। फिर बादल सरकार का सारी रात, ऐसे हम हम्म। प्ले करते चले। और जी। उसी की जो है वो मतलब ये बात है करीब 79 से लेकर के हम्म। 82 में 82 तक की। और अच्छा। उसमें ये हुआ कि सारी रात में नहीं कर पाया शो, क्योंकि सारी जी। रात रिहर्सल चल रही थी, तभी मेरा एनएसडी में सिलेक्शन हो गया और वो पीछे छूट गया। जी। ये जो है मेरी शुरुआत थी जी। थिएटर में आने की। जी। सर, फिर लेखन की तरफ कैसे रुझान बढ़ा, किस तरह से शुरुआत हुई लिखने की? और आपने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी। तो ये भी नाटक बड़ा, लिखते समय हाँ, किन बातों का ध्यान रखा जाता है? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जैसे जैसे अंधों के हाथी की दुर्घटना मेरे साथ हुई थी, वैसा ही जी। लेखन की भी दुर्घटना मेरे साथ हुई। जी। हुआ ये कि मैं 1985 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और पास आउट होने के बाद में मैं दिल्ली में ही फ्रीलांसिंग कर रहा था। जी। और उसी समय दरअसल 1984 से संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली जो है, हम्म। उनकी एक स्कीम थी, असिस्टेंस टू यंग थिएटर वर्कर्स, ओके। युवा नाट्य निर्देशकों की सहायता। हम्म। ये उनकी एक स्कीम थी जिसमें वो युवा नाट्य निर्देशक, हर स्टेट से एक युवा नाट्य निर्देशक का सिलेक्शन करते थे। जी। और वो फिर उसका जब वो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता था, हम्म। और फिर जोनल फेस्टिवल होता था, और जोनल फेस्टिवल के बाद नेशनल फेस्टिवल होता था। जी। तो किस्सा ये है कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जब पास आउट हुआ, तो नेशनल हम्म। स्कूल ऑफ ड्रामा एक फेलोशिप भी देता है जिसमें हम्म। आपको रिसर्च वर्क करना होता है, कुछ थीसिस लिखनी होती है। हम्म। तो मेरा इंटरेस्ट जो था, क्योंकि मैं बचपन में जो है वो जिस माहौल में था, वहाँ मुहर्रम जो है हम्म। वो बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। हालांकि मुहर्रम धूमधाम का त्योहार नहीं है। नहीं है, मैं इसको जी। फेस्टिवल या त्योहार भी नहीं कहूंगा, ये गमी जी। का माहौल है। जी। और लेकिन हमारे यहाँ बड़े ताजिए निकलते थे, जयपुर के हम्म। ताजिए मैं आपको क्या बताऊं, जबरदस्त होते हैं। मैंने हिंदुस्तान में अच्छा। शायद ऐसे ताजिए कभी नहीं देखे। ओके। और वो जो 10 दिन पहले से वो नगारे जो बजते थे रात को, नगारे और झांझ, और हम्म। बाकायदा वो नगारे और झांझ जो है उसमें एक ड्रामेटिक एलिमेंट होता था, कि अच्छा। बाकायदा सवारी आती थी। हम्म। और बाकायदा वो मतलब उसकी धुन और लय और वो सारे जो चीजें थी, वो अपने आप में आपको मेस्मराइज करती थी। हम्म। तो पता नहीं, मुझे उसमें कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट नजर आता था। फिर वो जो ताजिए निकलते थे, तो ताजियों को जो है वो बाकायदा रात में, जो कत्ल की रात है उसमें, हम्म। जो 9 तारीख मुहर्रम की जो होती है, उसमें रात में ताजिए हम्म। निकलते थे, जी। रामगंज बाजार से लेकर के हवा महल तक जाते थे। जी। और उसमें बाकायदा जो है वो रोशनी से उन ताजियों को दिखाया जाता था, कंपटीशन होता था कौन सा हम्म। ताजिया अच्छा है। जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। फिर आमने सामने जो ताजियों के सामने बड़े बड़े ढोल होते थे, हम्म। और जिसको मतलब वो ढोल या नगारे जो है करीब 5 फीट डायमीटर के होते थे, हम्म। इतने बड़े होते थे। और उसको हम्म। एक एक को जो है वो बैलगाड़ी के ऊपर लगे होते थे, और एक एक को हम्म। 7-7 8-8 लोग बजाते थे क्या झांझ के बात है। साथ। जबरदस्त ओके। आपस में कंपटीशन होता था। हम्म। और वो जो बड़े ढोल होते थे, वो बड़े ढोल कई बार बजते बजते फट जाते थे, इतने जोश में बजाते थे लोग, बाप रे। पागलों की हाँ। तरह बजाते थे। हाँ। 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 तो उससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था।
तो हाँ। फेलोशिप जब मैंने ली तो मेरा फेलोशिप का सब्जेक्ट था थिएट्रिकल एलिमेंट्स इन मुस्लिम रिचुअल। अच्छा। तो ये मुस्लिम रिचुअल्स को लेकर के मैंने काफी कुछ रिसर्च किया। मैं इधर उधर घूमा, दिल्ली में, जयपुर में, काफी जगह हम्म। फोटो लेता था, वीडियो करता था, कुछ लिखता था, कुछ लोगों से मिलता था। हम्म। तो उन लोगों से मिल करके ये फेलोशिप मैंने की। और मेरे जो उस वक्त में गाइड थे वो थे रणवीर सिंह जी, जयपुर के बहुत बड़े प्ले राइट थे, अच्छा। प्रोफेसर मोहम्मद महर्षि और रईस मिर्जा। ये 3 लोग जी। मेरे गाइड थे। उनकी गाइडेंस में मैंने थीसिस तैयार की और जबरदस्त थीसिस तैयार की। तो पता नहीं क्या हुआ कि वो जब स्कीम जो थी उस स्कीम में मैं दिल्ली नाट्य संघ करके जयपुर में एक वो सॉरी दिल्ली में एक जी। इंस्टीट्यूशन था जो भारतीय नाट्य संघ का एक ब्रांच था। हम्म। भारतीय नाट्य संघ उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ करता था और दिल्ली नाट्य संघ उसका एक ब्रांच था। तो दिल्ली में उसका ऑफिस था, तो मैं उस वक्त यूथ विंग का कन्वीनर था। हम्म। और रेवती शरण शर्मा जी जो है भारतीय नाट्य संघ के जो है वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। हम्म। तो मैंने उनको कहा मेरे मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी चीज है और मैं ये जो स्कीम है इसमें प्रपोजल सबमिट करना चाहता हम्म। हूँ। तो ही से ठीक है कर दो, दिल्ली नाट्य संघ से करो, क्योंकि तुम्हारा दिल्ली में तो कोई तुम्हारे पास कोई संस्था है नहीं। मैंने कहा नहीं है। तो हम्म। मैंने दिल्ली नाट्य संघ से वहां अप्लाई कर दिया हम्म। और अप्लाई करके उसमें लिख दिया मैंने अपने प्रपोजल में कि मैं हम्म। ऐसे ऐसे ये मेरी स्कीम है, मैं जो थिएट्रिकल एलिमेंट्स को लेकर के और हम्म। काम करूंगा हम्म। और एक प्ले करूंगा इसमें। और रेवती शरण शर्मा साहब जो है वो प्ले राइट होंगे, वो प्ले लिखेंगे। जी। और सही बात तो ये कि तुक्के में लिख प्रोजेक्ट दे दिया था मैंने। तो अच्छा। वो प्रोजेक्ट अप्रूव, मतलब लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा था। हाँ। प्रोजेक्ट अच्छा था लेकिन स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं थी। हाँ ये जरूर था कि मुझे क्या करना है ये मुझे पता था, हम्म। है ना। तो मैंने वो जो है वो प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया और जी। प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। जी। अप्रूव हो गया तो उस वक्त मैं जो है वह वेस्ट जोन कल्चर सेंटर उदयपुर ज्वाइन कर चुका था। हम्म। ये बात है 1987 की। हम्म। मैं जनवरी में यहाँ ज्वाइन कर चुका था और वो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ करीब मेरा ख्याल है अप्रैल में। जी। और मुझे कहा गया कि अगस्त में आपको शो करना है इसका। हम्म। मैं वापस दिल्ली पहुंचा। तो हाँ। दिल्ली पहुंचा तो उस वक्त में मेरे पास में दिल्ली में एक कमरा मैंने किराए पर ले रखा था जो मैंने छोड़ा नहीं था। हम्म। जब से मैं पास आउट हुआ था तब से लेकर के मैंने वो कमरा छोड़ा नहीं था। जी। तो मैं पहुंचा और मैंने अब रेवती शरण शर्मा साहब को कहा साहब ये प्रपोजल जो है अपना एक्सेप्ट हो गया है जी। और आप स्क्रिप्ट लिख दीजिए। जी। बोले यार वक्त कहाँ है स्क्रिप्ट लिखने का। जी। अच्छा हुआ ये था कि हमने प्रपोजल दे दिया था लेकिन रेवती शरण शर्मा साहब उस वक्त वाकई बिजी नहीं थे और हम्म। उन्होंने कमिट भी किया था कि हाँ मैं प्ले लिखूंगा। तो बोले यार देखो ऐसा है कि मैं तो अभी एक सीरियल लिख रहा हूँ जी। और वो सीरियल लिखने में बहुत बिजी हूँ और ये मेरा एक शेड्यूल है और अगर ये मैंने टाइम पर नहीं दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म। तो अब ये प्ले तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। अच्छा। कि हाँ तुम ये करो कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, जी। मिल करके मेरी मेरी मदद करो इसको सीरियल में कुछ लिखने में हम्म। और तुम चाहो तो इसमें एक्ट भी कर लेना। हाँ। सर मेरे लिए तो बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, मैं जो मुझे तो प्ले करना है जी। लेकिन मैं तो नहीं लिख पाऊंगा, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं गया प्रोफेसर जैन कौशल के पास। हम्म। प्रोफेसर जैन कौशल और प्रोफेसर डीएम शाह, हम्म। ये पता नहीं क्यों मुझे बहुत मदद किया करते थे। मैं उनके अच्छा। पास, जी। मैंने कहा सर ये रेवती शरण शर्मा साहब ने तो मना कर दिया है, हम्म। आप क्यों? तो उन्होंने कहा तुम्हें करना क्या है। हम्म। मैंने कहा प्ले में क्या करना चाहते हो। मैंने कहा ऐसे 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 करना चाहता हूँ। हम्म। बोले यार प्ले तो तुम्हारे दिमाग में लिखा हुआ है। कहा, सर कमाल कर रहे हो, प्ले का दिमाग में लिखा हुआ है। ये हाँ। तो मैंने सोचा है, ये तो एक आउटलाइन है लेकिन प्ले तो प्ले राइट ही लिखेगा, जी। पता प्ले कैसे लिखा जाता है। बोले घर जाओ और लिखो। तो मैं गया और अपने मैं इधर उधर भटकता रहा, परेशान रहा। जी। 2-4 दिन भटकने के बाद में फिर मैंने एक दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अच्छा। और हाँ बंद करने के बाद में और 2 दिन तक पता नहीं कुछ लिखा कुछ फाड़ा, कुछ लिखा कुछ फाड़ा। हम्म। 10-12 पेज का एक छोटा सा कुछ बनाया और बना करके फिर कौशल जी के पास हम्म। उनको सुनाया कि सर मैंने ये कुछ पता नहीं क्या है ये बनाया है। तो हम्म। उनको जब सुनाया तो उन्होंने कहा तुमने प्ले लिख लिया। कहा, सर हम्म। मजाक बना रहे हैं सर, अब बच्चे का मजाक बना रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करो। जी। तो मजाक नहीं बना रहा हूँ, तुमने लिख लिया है, तुम जी। इसको थोड़ा सा विस्तार दो, एलोबरेट करो और अच्छा प्ले बनेगा, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है। फिर गया, फिर 4-5 दिन इधर उधर कुछ करता रहा। फिर
करीब 40 से 30 का कुछ बनाया। अच्छा। तो 4-5 दिन के अंदर अंदर वो बना करके फिर कौशल जी के पास गया, उनको हम्म। सुनाया पूरा का पूरा प्ले, बहुत बहुत तन्मयता जी। के साथ सुना उन्होंने। हम्म। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, और सुनने के बाद खड़े हुए और खड़े होकर के मुझे गले लगा लिया। क्या बात। हाँ, तो बोले तुमने प्ले लिख लिया बेटा। मैंने कहा सर प्लीज मत करो यार ऐसा, मैंने वाकई नहीं लिखा। अब मेरे को बोले चल ऐसा करते हैं, शाहजी के पास चलते हैं। हाँ। तो शाहजी को बोले, शाहजी हाँ। थोड़ा, बोले हाँ बोलो। बोले चलो हाँ। अपन अलग करके बैठते हैं और ये कुछ लाया अपन वो सुनते हैं। बोले चलो। हाँ। तो ये हम्म। कमरे में बैठ गए तीनों, हाँ। और मैं प्ले पढ़ता गया, वो सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। और फिर शाहजी ने कहा यार तू कमाल का प्ले राइट है। मैंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं। बोले तूने हाँ। लिख लिया बेटा प्ले, बहुत अच्छा प्ले लिखा है तूने, हाँ। अब तू ये सोच कि तुझे करना कैसे। जी। तो मैंने कहा अच्छा मैंने लिख लिया है। तो यू वॉन्ट बिलीव के जब वो प्ले हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ। उसमें आपके डीएनए के ही एक्टर है अनुपम श्याम ओझा, अच्छा। उन्होंने उसमें मेन रोल उन्होंने उसमें मेन रोल क्या किया बात। था। क्या बात। और मलिक और बहुत सारे हमारे एनएसडी के लोग थे जी। जिस उन्होंने काम किया था, तो बहुत जी। अच्छा था। जी। और वो प्ले वहाँ काफी उसका जो है शो हुआ जम्मू में, वहाँ पे जी। काफी appreciate किया गया। उसके जी। बाद दूसरी बार, हाँ हम्म। दूसरी बार फिर उस स्कीम में पार्टिसिपेट किया। अच्छा। दूसरी बार कहा कि साहब अब मैं जो है सिद्धि ट्राइब्स करके हैं हाँ। गुजरात में, हम्म। उनके साथ काम करूंगा और उनके साथ प्ले लेकर के आऊंगा। तो प्रोजेक्ट हाँ। फिर और वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। तो मैं सिद्धि, गुजरात में सिद्धि ट्राइब्स हैं जो हाँ। बेसिकली मूल पे अफ्रीका के हैं और हम्म। अभी भी अफ्रीकन ही लगते हैं, और जी। अपने कल्चर को, अफ्रीकन कल्चर को आज तक बनाए हुए हैं। जी। उनको लेकर के मैंने प्ले तैयार किया। वो प्ले का नाम था हश्र। पहला प्ले मेरा नाम था शहर मातम, जी। और प्ले मैंने किया हश्र। हश्र। और हाँ, और ये दोनों प्ले उर्दू में थे। जी। तो दोनों प्ले मैंने किए और दोनों प्ले उसमें बहुत ही अप्रिशिएट हुए। बस यहीं जी। से इंस्पायर हुआ और जी। सोचा क्या करते रहना है। तो जब वो उदयपुर आया तो उदयपुर में दो प्ले राजस्थानी में लिखे, लेकिन लगा कि राजस्थानी जो है उसमें मेरी ज्यादा पकड़ नहीं है। जी। तो आज भी राजस्थानी में कोशिश करता हूँ, लेकिन जी। हिंदी में लिखना मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। तो जी। बच्चों के लिए भी लिखता हूँ, बड़ों के लिए भी जी। लिखता हूँ। जी। सर यहाँ मेरा यही प्रश्न है आपसे कि जब आप बड़ों के लिए भी नाटक लिखते हैं और बच्चों के लिए भी लिखते हैं, तो जब बच्चों के लिए नाटक लिखते हैं तो खास तौर से किन बातों को ध्यान में रखते हैं? क्या ऐसी बातें हैं, सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रख के नाटक लिखना चाहिए? देखिए दो चीजें हैं। जी। पहली चीज है कि जब मैं बड़ों के लिए लिखता हूँ तो कंटेंट पर ज्यादा सोचता हूँ, हम्म। है ना। कंटेंट और करेक्टर के स्ट्रगल, हम्म। उस पर ज्यादा सोचता हूँ कि कंटेंट क्या होना चाहिए, करेक्टर के हम्म। स्ट्रगल क्या होने चाहिए, उनका स्ट्रगल कैसे डेवलप होना जी। चाहिए, है ना। तरीका है, तरीका ये है कि सबसे पहले आप कंटेंट सोचो, विषय हम्म। सोचो। हम्म। विषय सोचने के बाद में जो है आप उस विषय को जो है आगे बढ़ाओ, है हम्म। ना। और फिर एक स्ट्रक्चर सोचो, किस तरीके हम्म। का स्ट्रक्चर होगा, और उस हम्म। स्ट्रक्चर में जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, कैसे हम्म। आप उसको डेवलप करोगे, कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, है ना। फिर आपका जो है वो क्लाइमेक्स क्या होगा, मैं वो धीरे 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 कैसे डेवलप करोगे आप लोग को, उस पर काम करता हूँ। लेकिन जी। बच्चों के लिए जब करता हूँ तो बच्चों के लिए दिमाग में होता है कि कंटेंट तो हो, लेकिन कंटेंट ऐसा हो कि जो उनके लिए खेल खेल में शिक्षाप्रद, जी। तो बच्चे उसको एंजॉय करें। जी। मतलब बच्चों के लिए एंटरटेनिंग हो, बच्चे हम्म। उसको एंजॉय करें, और उनको हम्म। लगे कि यार ये तो हम खेल रहे हैं, प्ले नहीं कर रहे। उनको हाँ। मतलब जबरदस्ती ना लगे हाँ। कि यार ये तो जबरदस्ती कोई काम करा रहे हैं। तो और ज्यादातर जो प्ले बच्चों के मैंने लिखे हैं वो इम्प्रोवाइज प्ले हैं। मतलब मैं अच्छा। बच्चों के साथ वर्कशॉप करता हूँ, और वर्कशॉप करते करते उनके साथ कोई कहानी डेवलप करता हूँ, और कहानी हम्म। डेवलप करके उसको प्ले बना देता हूँ। तो लगता है जी। बच्चों को जैसे उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। बहुत मतलब बढ़िया। जैसे वो बच्चों ने ही प्ले लिखे हैं ऐसा मुझे लगता है, और बच्चों को भी ये लगता है कि ये उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं के द्वारा लिखे हुए हैं। उन्हीं तो के बच्चों बीच का से काम ये मेरा आइडिया बिल्कुल आया। अलग होता है। जी जी, जी। बिल्कुल उनके जी। साथ उस तरीके से काम करता जी। हूँ। जी। सर कोई ऐसा भी नाटक रहा जो आपने ही लिखा हो, अभिनय भी किया हो, निर्देशन भी आप ही का हो? अभिनय मैंने अपने नाटकों में नहीं किया। अच्छा। लिखा है, निर्देशन किया है। हाँ, मैंने अपने जितने नाटक लिखे हैं सबका निर्देशन किया है। अच्छा। बढ़िया। हाँ मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे नाटकों की जो है वो मैं परख
उसके मंच पर ही करता हूँ कि मंच पर अगर जी वो सक्सेस है, इसका मतलब वो जी सक्सेसफुल नाटक है। और जी दूसरी बात ये कि मैं अपने नाटक को तब तक पब्लिश नहीं कराता जब तक उसके 4-5 शोज अलग-अलग जगह, अलग-अलग कास्ट के साथ नहीं हो जाए। जी तो मुझे लगता है कि नहीं, अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस में, अलग-अलग कास्ट के साथ में अलग-अलग समय पर अगर नाटक होगा तो शायद उसमें कुछ निखार आएगा, कुछ चीजें बदलती चली जाएगी। तो मेरे जी। ज्यादा नाटक इसलिए पब्लिश भी नहीं हुए। हाँ, अच्छा। कुछ नाटक मेरे जो हैं, जैसे हमने खुद में पब्लिश किया था, शहर मातम पब्लिश हो चुका है, या कुछ दूसरे जी नाटक जैसे हमारे यहाँ साहित्य अकेडमी की पत्रिका है मधुमती, या जी साहित्य अकेडमी ने कुछ कलेक्शन से निकाले हैं नाटकों के, उनमें छपे जी हैं। कुछ जी दूसरी मैगजीन्स में मेरे नाटक छपे हैं, लेकिन मैंने उनको इस जी तरीके से पब्लिश नहीं करा है। तो मुझे अभी भी लगता है कि मेरे नाटकों में मुझे और कुछ करना चाहिए। तो जी इसलिए मैं अभी भी अपने नाटकों में सुधार की गुंजाइश मान के चलता हूँ। जी। सर, आप एक अभिनेता भी रहे हैं, तो बतौर अभिनेता जो रंगमंच से जुड़ रहे हैं हमारे नए कलाकार, उनको अपना तलफ़्फ़ुज़ अच्छा करना हो, उच्चारण अच्छा करना हो, तो उसके लिए उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि लैंग्वेज पे आपका कमांड, जी और उच्चारण या तलफ़्फ़ुज़ की जहाँ तक बात है, जी वो तभी आता है जब आप जो है भाषा पे अपनी पकड़ रखते हैं, जी है ना? और जी आप जो है ये टंग ट्विस्टर जो होते हैं, जी उस पे काम कर रहे हो, आप जी। उर्दू पे खासकर काम कर रहे हो और हिंदी पर। हम्म हम्म तो हिंदी, देखिए हिंदुस्तानी बोलना आसान है, हम्म। लेकिन उर्दू और हिंदी, खासकर जो शुद्ध हिंदी है, जी जिसको संस्कृतराइज हिंदी बोलते हैं, उसको जी। अगर आप करेंगे तो शायद आपका तलफ़्फ़ुज़, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत हम्म। अच्छा। सर, जब आप अभिनय करते थे तो एक अभिनेता की तैयारी के लिए आप क्या क्या करते थे? कौन कौन सी टेक्निक अपनाते थे? किस तरह से अपने आप को तैयार करते थे किसी कैरेक्टर के लिए? देखिए क्या है, सबसे पहले तो स्क्रिप्ट पढ़ता था। जी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद पहले तो ये सोचता था कि यार ये स्क्रिप्ट लिखी गई है तो क्या सोच के लिखी गई है, हम्म क्यों लिखी गई है, हम्म इस बैकग्राउंड को लेकर के लिखी गई हम्म है ना। और फिर मेरा अपना मानना है कि हर व्यक्ति के अपने बैकग्राउंड होते हैं, हम्म और वही बैकग्राउंड जो है उसके करेक्टर्स को बनाते हैं। हम्म देखिए एक घर में दो बच्चे हैं, हम्म लेकिन दोनों बच्चों की साइकोलॉजी, दोनों बच्चों हम्म। की फिलोसॉफी, दोनों बच्चों की सोच, इंटरप्रिटेशन सब अलग होता है। जी। उसका कारण है कि हर एक बच्चे को अलग अलग बैकग्राउंड मिलता हम्म है। बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं कि साहब उसका घर वो जो है अलग अलग है, या उसका हम्म कॉलेज अलग अलग है, वो नहीं। मतलब वो बच्चा जिस सर्कमटेंसेज में पैदा हुआ है, हम्म एक बच्चा पैदा हुआ घर के सर्कमटेंसेस अलग है, हम्म। दूसरा हुआ कुछ अलग है जी। ना। फिर उसके अड़ोसी पड़ोसी अलग हैं, उसके माँ बाप की सोच अलग हो जाती है, हम्म। फिजिकल कंडीशन, है ना, वो अलग हो जी जाती है, एजुकेशनल कंडीशन अलग हो जाती है। तो वो जी सारी कंडीशंस, वो सारे बैकग्राउंड जो उसके करेक्टर्स को बनाते हैं। जी तो मैं जब नाटक कर रहा होता हूँ तो सबसे पहले तो उस करेक्टर के बारे में सोचता हूँ कि क्या है, कौन है, किस लिए। तो जो हम्म। 5 Ws जो है, जी मेरा एक सीधा सीधा सा सिद्धांत है कि जी। सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले ये हम्म। 5 Ws कौन कौन से, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, बेर। whom, है ना। हम्म। तो जी। इन सारी चीजों पर काम करना जरूरी हम्म। है ना। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कैसे? किस लिए, है ना। तो इस हम्म। पे काम करना बहुत जरूरी है। तो जी अगर आप उस पे काम करते हैं तो आपको सवाल के जवाब मिलने लगते हैं, जी और जब जवाब मिलने लगते हैं तो आप उसके नजदीक पहुंचने लगते हैं, है जी ना। और जी फिर हूं कि भाई ये करेक्टर यहाँ है, अगर ये करेक्टर मैं हूँ और मैं जी यहाँ हूँ तो मैं कैसे करूंगा, जी। है ना। फिर मैं, हम्म। मेरे साथ में जो दूसरे करेक्टर्स हैं, वो जी। करेक्टर क्या है, हम्म। उनसे मेरा संबंध क्या है, उनसे मेरा रिश्ता क्या है, जी उनकी साइकोलॉजी क्या है और मेरी साइकोलॉजी क्या है, जी। और मैं कैसे उनसे बात करता हूँ, हम्म मैं क्यों करता हूँ। तो वो सारी की सारी चीजें मैं अपने पर लागू करता हूँ। हम्म और फिर सबसे बड़ा सिद्धांत जो स्टेनिस्लाविस्की ने कहा है, मैजिक इफ, हम्म अगर का जादू या काश का जादू, हम्म कि अगर आप वो हैं हम्म तो आप क्या करें। हम्म। तो वो सारी चीजें मैं हमेशा अपने से सवाल करता रहता हूँ, जब भी मैं अभिनेता के तौर पे काम करता हूँ, मैं जी। अपने से सवाल करता रहता हूँ, और उस सवालों में के जवाब जब मिलते रहते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे को मेरे कैरेक्टर की चीजें मिलती जाती है और मैं उसके नजदीक पहुंचता जाता एक खांचा तैयार हूँ। ये होता मेरा जाता है। तरीका, जी जी जी, ये जी मेरा तरीका। जी।
सर, बतौर लेखक आपने कभी कोई गीत, गजल, कविता या नज्म भी लिखी? कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन एक चीज को मान के चलता हूँ, जो हमारे बहुत बड़े नाटकों के संगीतकार बीवी कारन साहब कहा करते थे। मैं उनका जी। बड़ा मुरीद रहा हूँ। हम्म। और वो कहा करते थे कि नाटक का संगीत क्या है। नाटक का संगीत है कि अगर आप बोलो तो लगे आप गा रहे हो, क्या और बात गा है। रहे हो तो लगे कि आप बोल रहे क्या बात। हो, है ना। ये वो कहा करते थे। जी। तो ये बात मेरे दिमाग में हमेशा से रहती है। जी। और इसलिए हो सकता है कि मैं गजल या कविता या कुछ नहीं करता हूँ, तुकबंदी जी। करता हूँ। लेकिन मेरा इंटेंशन हमेशा ये होता है कि मैं अपने नाटक को आगे बढ़ाने के लिए, हम्म। या अपनी बात जहाँ मेरी बात रुक जाती है हम्म। और जहाँ मुझे लगता है कि नहीं यार मेरी बात रुक रही है और हम्म। मैं इसको जो है नहीं कह पा रहा हूँ, और हम्म। अगर मैं इसको कहूँ गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, तो शायद अच्छी होगी। तो हम्म। जी। वहाँ कहीं कहीं मैं लिख डालता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो। अब ये जैसे है एक ये डायलॉग ही है, लेकिन ये कोरस बोल रहा है, हम्म। लो वो आ गए हैं सुकून दिल की तलाश में। हम्म। लो वो आ गए हैं सुकून दिल की तलाश में, क्या सुकून मिलेगा इन्हें वलियों के पास में। क्या बात। खुद ही देते हैं जख्म, जरा इनको तो देखिए, फिर सुकून ढूंढते हैं पीरो मजार पे। आओ चले हम भी देखें ये माजरा है क्या, है खुदाई गैब या भूतों का जलजला। ये कोरस जो है मेरा कहता है। ये बाब हाँ, इस नाटक पे एक ऑब्जेक्शन जरूर हुआ था, हम्म। और वो कि मुझे लगा था गलत था। ये नाटक तो शुरू होता है तो साहिबे महफिल, साहिबे मजलिस सलाम, साहिबे महफिल, साहिबे मजलिस सलाम, हे सामाइन, हे हाजरीन, हे नाजनीन सलाम, साहिबे महफिल, साहिबे मजलिस सलाम, हे नाटक की रौनक, हे नाटक के वकार, तमसील की इज्जत अजमत को सलाम, साहिबे महफिल, साहिबे मजलिस सलाम। तो इस तरीके से मैं शहर मातम शुरू करता था। और ये बहुत जो खूब। ये था, ये दरअसल क्या होता है हमारे यहाँ, मिलाद होते हैं। मिलाद जो है जब मुहर्रम का महीना होता है जी। और बाराफात का महीना होता है, तो पैगंबर मोहम्मद की शान में जो है हम्म। एक तरीके से रत जगह सा होता है, उसमें पैगंबर मोहम्मद की शान में हम्म। इस तरह ये चीजें पढ़ी जाती है। जी। ये मिलाद का एक तरीका था जिसमें जी। सलाम पढ़ा जाता है जी। जी। सर, आप 3 दशकों से आदिवासी और लोक कलाकारों के साथ भी काम कर रहे हैं, तो वो जी कौन कौन सी शैलियां हैं, किस तरह का काम है, वो अनुभव भी बताएं। देखिए, सबसे पहले मैंने काम शुरू किया राजस्थान के और खासकर मेवाड़ के जो भील आदिवासी जी। हैं, इन भील आदिवासियों की लोक नाट्य नृत्य शैली है गवरी। जी। मैं जब वेस्ट जोन कल्चर सेंटर में आया, तो वेस्ट जोन जी। कल्चर सेंटर में उस वक्त 87 में ही हमने एक रेपेटरी कंपनी बनाई थी, जिसमें सारी, उसको आदिवासी रेपेटरी कंपनी बोलते थे, अच्छा। या आदिवासी रंगमंडल, आदिवासी हम्म। रंगमंडल। हम्म। तो सारे भील आदिवासी हम उसमें लाए थे, हम्म। और गवरी शैली को लेकर के, और उसमें हम लोग नाटक किया करते थे। अच्छा। और इसमें हुआ ये कि गवरी शैली में सबसे पहले काम शुरू किया 1984 में भानु जी ने। अच्छा, भानु जी भानु ने जी। कावलम नारायण पडिक्कर साहब का नाटक किया था पशु गायत्री, अच्छा। वो गवरी शैली में था। तो हम्म। वो कवि शैली का नाटक मैंने उनका देखा था हम्म। दिल्ली में। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मुझे लगा था कि यार ये बहुत अच्छा काम है। तब तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उदयपुर जाऊंगा। हम्म। लेकिन जब उदयपुर आया तो मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इनके साथ काम करना चाहिए। तो मैं 87 से उनके साथ जुड़ गया। हम्म। तो वो रेपेटरी कंपनी तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन मैं उनके साथ जरूर जुड़ा रहा और आज तक जुड़ा हुआ हूँ। जी। मतलब 87 से लेकर आज तक मैं गौरी शैली में भील आदिवासियों के साथ काम कर रहा हूँ, और मेरे बहुत ही पॉपुलर नाटक हुए हैं, पोस्टर, चंद्रहास, अवतार, अबे पढ़ाई करनी है, हम्म। ऐसे काफी पॉपुलर नाटक इनके साथ में मेरे हुए हैं। जी। इसके अलावा मैंने जो है डांग के जो आदिवासी लोग हैं, डांगी जिनको बोलते हैं,
उनकी एक फॉर्म है मादलिया। अच्छा। हाँ, तो उनके साथ में मैंने काम किया। हम्म। सिद्धीज के साथ में, जैसे मैंने अभी आपको बताया जी। कि सिद्धीज के साथ में मैंने काम किया। सिद्धीज जो है वो गुजरात में रहते हैं, अफ्रीका मूल हम्म। के हैं। जी। तो उनके जो है वो रिचुअल्स हैं, उनकी जो चीजें हैं, उनका हम्म। जो है वो उनके पीर हैं बाबा गौर, अच्छा। जो वो गुजरात में जो है वो भरूच डिस्ट्रिक्ट में झगड़िया तालिका है, और उसमें अच्छा। एक छोटा सा गांव है रतनपुर। तो हम्म। रतनपुर में उनके बाबा गौर का मजार है, हम्म। और उस मजार पर जो उर्स होते हैं, हम्म। तब वो उस उर्स के दौरान वो बड़े हम्म। बड़े परफॉर्मेंसेस करते हैं। और उस अच्छा। परफॉर्मेंस में ये भी होता है कि जब वो ट्रांस में चले जाते हैं परफॉर्म करते करते, ओके। और सिर से नारियल तोड़ते हैं, आग पे नाच करते हैं, पता नहीं बाप रे। क्या क्या करते हैं, और बड़ा हाँ मिरेकल करते हैं वो लोग। हाँ तो हाँ हाँ। उनके और उनका जो म्यूजिक है, वो म्यूजिक अपने आप में पूरी की पूरी स्टोरी कह देता है। ओके। तो उसको लेकर के मैंने जो हस्र किया था वो किया था, है जी। ना। तो उनके साथ मैंने काम किया। फिर हम्म। मैंने फोक में काफी काम किया, जैसे राजस्थान का कुचामनी ख्याल शैली है, जी। जी। उनके साथ मैंने काम किया, या राजस्थान जी। की तुर्रा कलंगी शैली है, जी। इनके लोगों के साथ काम किया है। तो बस ऐसे ही इनके साथ लगा रहता हूँ। अलग अलग प्रोडक्शंस मैंने किए हैं, और अलग अलग प्रोडक्शंस अलग अलग जगह हुए भी हैं। और जी। मेरा सौभाग्य है कि भारत के जो अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स हैं, उन जी। फेस्टिवल्स में मेरे प्रोडक्शंस गए हैं और काफी अप्रिशिएट हुए। सर, अभी आपने राजस्थान का जिक्र किया तो मुझे ध्यान आ गया आपके कठपुतली नाटक स्वामी विवेकानंद का, जी जिसकी जी जी हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी धूम रही है। तो जी जी। उसके बारे में कुछ हमें बताएं। हाँ, जरूर बताऊंगा। इससे पहले मैं अपनी कठपुतली की यात्रा बताता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये कठपुतली में दरअसल क्या, कैसे इंटरेस्ट मेरा जागृत हुआ। जी। जी। तो दरअसल क्या है कि मैं जब जयपुर में था, पढ़ाई कर रहा था, जी। तो उस वक्त मैं उदयपुर के नाटक के बारे में काफी अच्छे रिव्यूज आते थे हम्म। कि उदयपुर में बहुत अच्छे नाटक होते हैं, और बहुत जी। मतलब बड़े बड़े लोग उस वक्त में काम करते थे। तो जी। मैं बड़ा इंस्पायर होता था कि यार उदयपुर में बहुत अच्छा काम होता है। हम्म। और दूसरा जो है इंस्पायर होता था, पद्मश्री देवीलाल सामर के बारे में काफी कुछ छपता था। अच्छा। तो उनकी कुछ किताबें मैंने पढ़ी थी, हम्म। और ये पढ़ा था कि साहब देवीलाल सामर साहब ने एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया है भारतीय लोक जी। कला मंडल नाम से, जो हम्म। उन्होंने 1952 में बनाया था, जी। आजादी के जस्ट बाद। हम्म। और उस इंस्टीट्यूट को काफी जो है वो सराहना मिली, काफी जो है पॉपुलैरिटी मिली। और हम्म। वो इंस्टीट्यूट जो है न केवल देश में बल्कि विदेशों में जाकर के बड़े जबरदस्त काम करता है। जी। और राजस्थान की जो धागा पुतली शैली है, हम्म। उस धागा पुतली शैली में जो है उसने जबरदस्त मापदंड तैयार किए हैं, हम्म। और विदेशों में इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाके प्रथम पुरस्कार लेकर के आया है। क्या बात है। अच्छा लगता था। जी। लेकिन जब मैं उदयपुर आया तो उससे पहले ही सामर साहब का स्वर्गवास हो चुका था। उनका स्वर्गवास 81 में हो गया था, अच्छा। और मैं 87 में उदयपुर आया था। हम्म। तो उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हो पाई। हम्म। दूसरा ये था कि मैंने जब वेस्टर्न कल्चर सेंटर ज्वाइन किया तो मेरा ट्यूरिंग जॉब बहुत होता था। अच्छा। मैं कठपुतली के परफॉर्मेंस जरूर देखता था, लेकिन काम नहीं कर पाता था, क्योंकि ट्यूरिंग जॉब था तो कभी टिक के नहीं रह पाता था। हम्म। तो बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन रुझान जरूर था। हम्म। मुझे एक अवसर मिला, वेस्टर्न कल्चर सेंटर को एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हम्म। एक स्कीम दी थी, हम्म। पायलट प्रोजेक्ट टू कल्चरल, क्या मैं उसका भूल रहा हूँ, कल्चर को लेके कोई पायलट प्रोजेक्ट था, है हम्म। ना। तो उसमें मुझे कहा गया कि आप इसमें क्या करना चाहोगे। हम्म। तो मुझे लग सबसे पहले पपेट याद आया, यार हम्म। मुझे पपेट के साथ काम करना है। जी। तो मैंने क्या किया, मैं पपेट को जानता नहीं था। हाँ। ये बात है 2008-9 की। हम्म। तो मैंने धागा पुतली के राजस्थान के जितने कलाकार अलग अलग जगह थे, चाहे वो अहमदाबाद में थे, चाहे वो हम्म। दिल्ली में थे, हम्म। चाहे वो सूरत में थे, बड़ौदा में थे, है ना, उन सबको हम्म। इकट्ठा किया, ओके। है ना। करीब 30-35 कलाकारों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा जी। करके उनके साथ में करीब 3 महीने की वर्कशॉप। हम्म। और 3 महीने के वर्कशॉप में उनकी बारीकियों को सीखा। हम्म। और बारीकियों को सीखने के साथ साथ हम्म। ये भी जानता रहा, क्योंकि उस वक्त एक और समस्या हो रही थी कि कठपुतली कलाकार कठपुतली बनाते तो थे, हम्म। लेकिन नाटक तैयार नहीं करते थे।
वो कठपुतली बना के छोटा मोटा नाच नचा देते थे होटलों में, फिल्मों के इधर गानों पर। उधर। हाँ, है ना। या हम्म फिर कठपुतली बेच देते थे हम्म कि लोग डेकोरेशन पर्पज से उनकी कठपुतलियां खरीद ले, घरों में तो बेच सजाने के देते लिए। थे। हाँ, जी। तो लेकिन नाटक तैयार नहीं होते थे। तो हम्म मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ बात है। हम्म तो मैंने सबसे पहले तो उनको जो है ये बहुत सारी चीजें सिखाई, और हम्म उसमें बहुत सारे लोग करीब 35-40 एक्सपर्ट्स जो है उस 3 महीने हम्म के दौरान मैंने बुलाए, हम्म और किस तरीके से उनको डेवलप किया जाता है, चाहे वो एनआईडी से एक्सपर्ट आए कि कैसे डिजाइन किया जा सकता है, हम्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा से लोग आए, कोई हम्म कॉस्ट्यूम डिजाइनर आया, कोई मेकअप डिजाइनर आया, कोई हम्म क्राफ्ट पर्सन आया, है ना, कोई हम्म बैंक का बंदा आया, अलग अलग लोगों को बुलाया हम्म और वो सारी चीजें उनको सिखाई। हम्म उसी दौरान बहुत सारी कठपुतली तैयार हुई। तो वो जो अच्छा। सारी कठपुतलियां थी वो तो मैंने बागोर की हवेली में, एक बड़ा सा अच्छा सा हॉल था जिसको दरबार हॉल कहते थे, हाँ। उस वक्त के डायरेक्टर जो थे उनसे हम्म बात की कि इतनी सारी कठपुतलियां बन गई। जी। उस वक्त एक ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर थे लक्ष्मी नारायण मंत्री, एलएन मंत्री। हम्म तो उनको मैंने कहा कि ये ऐसे ऐसे ये एक हॉल है, ये मुझे अच्छा लग रहा है और इतनी हम्म सारी कठपुतलियां बन गई, अगर आप कहो तो मैं इसको डिस्प्ले कर दूं। हम्म यार ये हॉल यूटिलाइज हो जाएगा और क्या बात है, कर दो। हाँ तो हाँ। उस हॉल को मैंने एक अच्छा सा जो है वो बनाया, और जी। उसको दरबार हॉल की तरह कठपुतलियों के जैसे जो है एक पूरा रॉयल कोर्ट बैठा है, रॉयल हाँ। दरबार है, उस तरीके से हम्म डिस्प्ले कर दिया। क्या तो बात। डिस्प्ले किया तो बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ जो है दूसरी कठपुतलियां, मेरा एक प्ले हुआ करता था मिरेज कटिकम पर बेस प्ले, हम्म जो हसमुख बाराड़ी गुजरात के थे, हम्म उन्होंने प्ले लिखा था प्रेजेंट पॉलिटिकल, उस वक्त की प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन को लेकर के, और उसका नाम दिया हम्म था शकार। शकार अच्छा। वैसे भी मिरेज कटिकम का जो है मुख्य पात्र है। पात्र है। जी। हाँ, तो उसको मैं किया करता था, और बहुत मेरा बहुत पॉपुलर प्ले था शकार। ओके। और जी। आज भी जब भी लोग मुझे मिलते हैं उस वक्त के, मतलब जिन्होंने मेरा शकार देखा है, तो हाँ। वो मेरे को देखते गाना गुनगुनाने लगते हैं, शकार में राजा का शाला। आज भी वो गाना क्या बात। गुनगुनाने लगते हैं। हाँ, जी। तो आपने वो अपनी छाप छोड़ी हुई है उस चरित्र से। हाँ, तो वो गुनगुनाने लगते हैं, तो वो जी। मुझे अच्छा लगता है। तो जी। वो उसको मैंने लेकर के पपेट के स्टाइल में लिख दिया, जी। और मैंने उसका उसका नाम रखा शकार में राजा का शाला। तो ओके। पपेट प्ले लिख डाला, और वो पपेट हाँ प्ले जो है मैंने तैयार किया। हाँ। और वो पपेट प्ले जब तैयार किया तो ऐसे ही सोच के, उस वक्त जश्न बचपन हो रहा था एनएसडी का दिल्ली का, और जी। मैंने प्रपोजल भेज दिया हाँ कि हमने ये पपेट प्ले तैयार, का बच्चों का फेस्टिवल करते हैं और ये बच्चों के हिसाब से फिट बैठेगा, हाँ आपको अच्छा लगे तो बुला लेना। उन्होंने हाँ बुला लिया, हाँ। और वहां बहुत अप्रिशिएट हुआ। बस तब से क्या मुझे लगा बात। कि यार ये मुझे पपेट पे काम करना है। हाँ। तो मैंने शकार में राजा का शाला पहला प्ले तैयार किया। हम्म और हाँ, वो जो म्यूजियम जो तैयार किया था उसको रतनदा से इनोग्रेट करवाया था हमने, ओके। जो जिसका नाम पुतली हमने रखा। तो हम्म रतनदा को हमने बुलाया था मणिपुर से, उनसे इनोग्रेट करवाया था। जी। तो वो शकार में राजा का शाला हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 2012 में, अब ये 11, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का 150वां जन्म शताब्दी ईयर था। जी। तो उसमें मुझे जो काबुली वाला उनकी कहानी है, जी। हाँ, तो काबुली वाला पे मुझे लगा है मुझे पपेट प्ले काबुली वाला पे बहुत अच्छा हो सकता है, ये हम्म तैयार कर। हम्म तो काबुली वाला पर मैंने प्ले तैयार किया, हम्म और वो काबुली वाला का प्ले जो है बहुत अच्छा हुआ, और खासकर उसका संगीत बहुत अच्छा बना। जी। तो वो प्ले बहुत मकबूल हुआ। हम्म हुआ ये कि स्वामी विवेकानंद का जी। जब 150वां साल आया, हम्म है ना, तो रामकिशन मिशन दिल्ली जो है, उनके सेक्रेटरी या उनके मुखिया जो हैं स्वामी हम्म शांतात्मानंद, जी। उनको पता नहीं कैसे काबुली वाला के बारे में पता लगा। हम्म दरअसल वो स्वामी विवेकानंद पे कुछ बड़ा काम करना चाहते थे, हम्म और उनके दिमाग में था कि स्वामी विवेकानंद पर जैसे गांधी फिल्म बनाई है वैसे एक फिल्म बनाई जाए। हम्म फिर उन्होंने, उनको किसी ने कहा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हम्म और इसके लिए इतना पैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतना पैसा हमारे पास नहीं, शायद नहीं कर पाएंगे, हमें तो बहुत लिमिटेड बजट है हम्म और उसमें कुछ कर पाएंगे। तो उनको काबुली वाला के बारे में पता लगा, हम्म तो उन्होंने काबुली वाला की वीडियो मंगवाई हमसे। हम्म वीडियो हमने भेजी तो उन्होंने देखी, तो उनको बहुत अच्छा लगा, हम्म और तुरंत जो है मेरे साथियों को उन्होंने दिल्ली बुलाया, जी। और दिल्ली बुला के कि भाई क्या इस पे प्ले हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, ये प्ले तो जिस काबुली वाला को जिसने किया उसी से बात करेंगे।
वो कर सकता नहीं कर सकता है। जी। तो वो कह रहे थे, ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो दिल्ली जी। से उदयपुर आए और हम्म। उन्होंने जो है वो मेरे से काफी कुछ डिस्कस किया। मैंने हम्म। उनसे कहा, मैंने कहा महाराज हम्म। चाहूंगा तो सही कि इस पे काम करूं, लेकिन मैं दरअसल विवेकानंद जी के बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ। हम्म। तो इस के मैं आपको कुछ किताबें दूंगा। हम्म। और उन्हें 30-35 किताबें और कुछ मैंने खरीदी, हम्म। मुझे दी, पढ़ता रहा हम्म। करीब 6 महीने जो है पढ़ता रहा। एक ड्राफ्ट तैयार किया, दूसरा तैयार किया, तीसरा तैयार किया। वो सुनते, फिर कहते नहीं इसमें ऐसा करो वैसा करो। खैर वो प्ले तैयार हुआ और प्ले हम्म। तैयार होने के बाद में उस प्ले के हमने करीब 300 शोज 2 साल के अंदर अंदर पूरे क्या भारत में कर। बात। हाँ, और उसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार किया। बहुत बढ़िया। और हाँ, पूरे भारत में 2 साल के अंदर अंदर 300 शोज किए। हम्म। फिर स्वामी जी ने कहा कि भाई ये प्ले जो है इसकी बाहर से डिमांड आ रही है, जी। तो अपन इसको बाहर ले चलें, हम्म। आप चाहो। तो पहले हम गए अमेरिका, हम्म। कनाडा। हम्म। ये बात है 2014 की। अच्छा। वहां हम शोज करके आए। हम्म। उसके बाद में हम लोग गए मलेशिया, सिंगापुर, क्या वहां बात। इसको शोज करके आए। फिर जी। हम लोग गए लंदन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इसके शोज करके आए। बहुत अब बढ़िया। वहाँ उसकी डिमांड आती है, लेकिन क्या है कि उसमें खर्चा बहुत होता है। बहुत है। क्योंकि समस्या क्या है कि उसका जो स्टेज है वो एक पोर्टेबल स्टेज हमने जरूर बनाया है, हम्म। लेकिन वो स्टेज का वेट जो है करीब 800 किलो है। बाप रे। और पपेट का वेट मिला के करीब ये जो है 1000 किलो के करीब हो जाता है। तो ओके। इतना सारा वेट ले जाना और ट्रैवल उस पे करना। जो, हाँ वो उस पे जो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, हाँ। वो हम लोगों से ज्यादा होता है। तो जो भी बुलाता है उसको थोड़ा सा ये जी। वो ज्यादा करता है कि यार ये तो बहुत जी। ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो थोड़ा सा है। लेकिन हाँ, फिर भी अभी भी लोग चाहते हैं कि उसके शोज हों। तब और भी शो, आपने इतने सारे शोज किए, 300 से ऊपर शोज आप बता रहे हाँ हैं। करीब 350 शोज हम लोग कर चुके हैं उसके। बहुत बड़ी बात है। हाँ, जी। 350 शोज कर चुके हैं उसके, और अभी भी काफी पॉपुलर प्ले है मेरा वो, और जी। काफी लोग आते हैं। उसके अलावा हम्म। फिर देवीलाल सामल साहब का प्ले था रामायण। वो अच्छा। करीब और वो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग खराब हो गई थी, पपेट खराब हो गई थी, और उसी स्टाइल में लिखा हुआ था। ओके। उसको मैंने फिर से रीराइट किया हम्म। और उसको मैंने रीडिजाइन किया, उसको तैयार किया, और वो बड़ा अच्छा सा प्ले तैयार हुआ। यूपी सरकार ने जो है दीपोत्सव जो लास्ट ईयर हुआ था, जी। उसके उद्घाटन अवसर पर बुलाया। तो उसके बाद में मैंने देवीलाल सावर साहब का रामायण प्ले था। हम्म। वो रामायण प्ले जो है वो क्योंकि बहुत पुराना था और उसके पपेट खराब हो गए थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी बहुत खराब हो गई थी। हम्म। तो उस प्ले को मैंने रीराइट किया। हम्म। पपेट जो है कुछ पुरानी को ठीक किया, कुछ नई पपेट बनाई, हम्म। नया डिजाइन बनाया, और डिजाइन जी। बना करके उसको तैयार किया। तो आपकी यूपी सरकार ने जो लास्ट ईयर दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था, हाँ जी। उत्सव में उद्घाटन अवसर पर उसको बुलाया क्या और बात। काफी अप्रिशिएट हुआ। और मुझे लगता है दीपोत्सव की पहली प्रस्तुति भी वही थी, क्योंकि बच्चों का एक पेंटिंग कंपटीशन कराया था जिसमें शायद 5000 या ऐसे कुछ बच्चे आए थे। जी। उस उन बच्चों के कंपटीशन के बाद, पेंटिंग कंपटीशन के जस्ट बाद, पहला शो उनको यही दिखाया था, रामायण का। तो बढ़िया। वो भी काफी पॉपुलर हुआ। उसके जी। बाद मैंने जो प्ले लिखा है वो मोहन से मसीहा ओके। प्ले लिखा था गांधी जी पे, लेकिन हम्म। पपेट में मैंने फिर से उसको रिराइट किया और सत्याग्रही के नाम से एक हम्म। पपेट बनाया है, जिसको मैं 2 तारीख को टेलीकास्ट कर रहा हूँ भारतीय विद्या भवन के सौजन्य से। जी। 50,000 बच्चों के सामने एक साथ हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं 2 तारीख को, इसी 2 तारीख को आने वाली को। हमारी शुभकामनाएं सर। जी, धन्यवाद। और अभी जी। कोरोना काल में जो है जी। मैं कोरोना से सुरक्षा करके छोटा सा प्ले तैयार किया पपेट में, हम्म। करीब 12 मिनट का है, कोरोना से सुरक्षा। तो ऐसे जी। बस काम भी काम कर रहा हूँ साथ साथ। सर, जब ऐसे समय में आप जब कठपुतली के नाटक तैयार करते हैं, तो जी, क्या उनके लिए खास तरह की ऑडियंस होती है, या और सारे लोग भी पब्लिकली देखने आते हैं, टिकट लेते हैं और बकायदा उस नाटक को देखते हैं? देखिए ऐसा कोई ऑडियंस तो खास नहीं है, क्योंकि जो पपेट जो है वो सभी को पसंद है, जी। और सभी आयु वर्ग के लोग, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो,
है ना, वो सभी को पसंद आते हैं। मेरा तो अब तक का एक्सपीरियंस यही है कि मैंने जितने पपेट प्ले किए, जहां जहां लेकर के गया हूँ, जी सभी को पसंद आया। मैं आपको बताऊं, मैं अभी भोपाल में जो है आदिवासी म्यूजियम है, संग्रहालय जो है, जी वहाँ वो पपेट फेस्टिवल करते हैं, और उस पपेट फेस्टिवल में मैं अपने प्ले ले गया था, तो उनको बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे लगे, और जी वहाँ सभी एज ग्रुप के लोग। जी। तो ऐसा कुछ नहीं, हाँ, लिखने में हम्म। और करने में बहुत मेहनत होती है, जी क्योंकि लिखना इस तरीके से पड़ता है क्योंकि आदमी नहीं होता, पपेट होती है। जी तो जो पपेट की साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो पपेट में निकालना बड़ा मुश्किल काम है। जी दूसरा काम ये है कि आदमी जब होता है तो उसका चेहरा बोलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, उसकी आंखें बोलती है, जी उसकी वॉइस बोलती है। जी पपेट के तो एक मास्क सा लगा होता है, क्योंकि एक ही फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसका। जी उसके शरीर की अपनी लिमिटेशंस होती है, हालांकि हम कोशिश ये करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के जितने ज्वाइंट्स होते हैं, उन हम्म। सभी ज्वाइंट्स के साथ काम करें, लेकिन वो ज्वाइंट्स धागे से ऑपरेट हो रहे होते हैं, हम्म। और उन धागों को एक पपेटियर या ज्यादा से ज्यादा दो पपेटियर, एक बार हम्म। हमारी एक पपेट पे दो लोग भी ऑपरेट करते हैं, तो अच्छा। ज्यादा से ज्यादा दो पपेटियर ऑपरेट कर रहे होते हैं। उन हम्म। धागों से पपेट को ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। हम्म। तो लिखने में बड़ा जो है वो सोचना पड़ता है कि कैसे जो है हम ये डायलॉग उससे बुलवाएंगे, कैसे जी पपेट एक्शन करेगा। तो उस जी वक्त जब हम लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले लिखते लिखते पपेट दिमाग में होती है कि पपेट का एक्शन क्या हो। जी। ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा, पपेट बनेगी कैसे, हम्म। क्योंकि पपेट बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन, कौन से फेशियल एक्सप्रेशन हम फिक्स रहे, ओके। मतलब एक कैरेक्टर का अपना एक कुछ होता है ना, हाँ। कि कैरेक्टर का अपना एक मूल कैरेक्टर क्या है, तो जी उस मूल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज तैयार करते हैं। सर, आपने भारत रंग महोत्सव, जश्न बचपन, बाल संगम, बहुत सारे समारोह में भाग लिया है, और भाग ही नहीं लिया जी है, वहां की मंच सज्जा हो, प्रकाश परिकल्पना हो, कोरियोग्राफी हो, डिजाइनिंग हो, डायरेक्शन हो, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। तो इसके लिए नवीन आइडियाज कैसे जी। आते हैं और कैसे ये सब काम करते हैं, ये हमको जरूर बताएं। देखिए, करते करते बहुत सारी चीजें सूझती रहती है। जी। जैसे जब मैं फोक के साथ काम कर रहा होता हूँ, तो फोक में क्या होता है, हर एक फोक का अपना एक स्टाइल है, हर हम्म। एक फोक की अपनी एक बात है, हर एक हम्म। फोक की अपनी एक कोरियोग्राफी होती है। हम्म। और वो जो फोक के साथ काम कर रहे होते हैं, दरअसल फोक की कोरियोग्राफी नहीं की जा सकती, और मुझे अच्छा। लगता है करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मूल आत्मा को आप खत्म कर देते हैं। हम्म। फोक को जब आप कोरियोग्राफ कर रहे होते हैं, तो मेरा तो एक ही दृष्टिकोण है कि पहली बात तो जो मैं थोड़ा सा सेट डिजाइन पे काम करता हूँ, कि हम्म। किस तरीके का सेट, किस हम्म। तरीके से उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म की प्लेसिंग होगी, किस हम्म। तरीके से उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म की एंट्री एग्जिट होगी, हम्म। और कहाँ वो जो है अपनी परफॉर्मेंस देगा। जी। दूसरी बात यह है कि कौन सी परफॉर्मेंस के बाद में कौन सी परफॉर्मेंस आनी चाहिए, हम्म। ताकि जो है ऑडियंस को एक ग्राफ का नजर आए और एक जी। कहानी नजर आए। हम्म। मतलब एक पूरी की पूरी कहानी रखने की कोशिश करता हूँ। जी। जैसे फोक में क्या है कि तीन चार तरह की चीजें होती हैं हम्म। हमारे, अगर भारत में देखें, या तो हम्म। कृषि प्रधान नृत्य होंगे, हम्म। या युद्ध से प्रधान नृत्य होंगे, जी। या त्योहारों से रिलेटेड नृत्य होंगे, है या ना, ऋतु या परिवर्तन। होली से रिलेटेड नृत्य होंगे। जी। हाँ, ऋतु परिवर्तन होगा, तो इन जी। ज्यादातर इन्हीं चीजों को लेकर के होते हैं, या फिर हम्म। लोकल देवी देवताओं को लेकर के होंगे, हाँ। रिचुअलिस्टिक चीजें होंगी। तो रिचुअल्स होंगी, हाँ। वो जब भी मैं फोक के साथ काम कर रहा होता हूँ, तो एक कहानी बनाता हूँ जी। कि एक कहानी कैसे हुई। अगर मैंने मान लीजिए एक कहानी ली कि साहब सृष्टि की रचना है, हम्म। तो सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो जी। सृष्टि से रिलेटेड जी। नृत्यों को मैंने लिया। अब उसमें किस तरीके से उनका जो है विजुअल तैयार हो रहे हैं, हम्म। उनको वर्कआउट करना है, या जी। उसके बाद में कैसे डेवलपमेंट होता है सृष्टि की रचना में, हम्म। कैसे कृषि डेवलप होती है, कैसे हम्म। त्योहार डेवलप होते हैं, हम्म। एंड कैसे रिचुअल्स डेवलप होते हैं। तो हम्म। उनको उस तरीके से बनाना होता है। तो हम्म। उसके पीछे एक सोच होती है ना। और वो जब तक कि आप वो सोच नहीं रखेंगे, क्योंकि आप उसको, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, फोक को आप कोरियोग्राफ नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, है ना। हम्म। तो मैं उस तरीके से उनके साथ काम करता हूँ कि कहानी रच करके उस कहानी को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, और अपने तरीके से प्रेजेंट करने की करता हूँ। उनकी सीक्वेंसिंग, उनकी एंट्री एग्जिट, उनकी प्लेसिंग, उनका लाइट, उनका मूड, वो अलग जी। अलग तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। जब हम बात कर रहे हैं आपके निर्देशन की, लेखन की, तो आपने बहुत सारी फिल्मों के लिए भी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। तो एक फिल्मों में डायरेक्शन करना और स्क्रिप्ट्स लिखना, नाटकों के निर्देशन और स्क्रिप्ट लेखन से कैसे अंतर है? काफी अंतर जी। है। जैसे फिल्मों की मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म लिखी है, मैंने
जो जी है फीचर फिल्म नहीं लिखी है, जी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म लिखी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म ही डायरेक्ट की है मैंने। ओके। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है दरअसल वो एक अलग विधा है, हम्म और उसमें आपको तथ्यों को बताना होता है, हम्म। फैक्ट्स को बताना होता है, और जी। फैक्ट्स को इस तरीके से बताना होता है कि उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, कैसे हम्म हुआ, किन लोगों हम्म। ने किया, क्यों किया, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके पीछे एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या थी, फिजिकल कंडीशंस क्या थी, है ना, हम्म साइकोलॉजिकल कंडीशंस क्या थी, और हम्म कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, फिर हम्म किन लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, है ना। हम्म। वो सारी जी चीजें दिमाग में रखते हुए उन स्क्रिप्ट्स को मैं लिखता हूँ। जैसे जी। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, पखावज रत्न पद्मश्री शंकरराव आपेगांवकर। तो अब ओके वो शंकरराव आपेगांवकर पे ये फिल्म जब मैं लिख रहा था, तो सबसे पहले मैंने पखावज के बारे में लिखना शुरू किया कि पखावज है क्या? फिर ओके। पखावज को बजाने वाले कौन कौन हैं, हम्म। फिर पखावज कैसे डेवलप हुई, जी है ना, और पखावज कैसे बनाई जाती है और पखावज कैसे बजाई जाती है, और उस जी। पखावज में बापू शंकरराव आपेगांवकर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके। तो उस तरीके से उसको लिखा मैंने। तो जी। डॉक्यूमेंट्री जब मैं लिखता हूँ तो तथ्यों की बात करने की कोशिश करता हूँ, फैक्ट्स की हम्म। बात करने की कोशिश करता सर, आपको बहुत सारे सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि अब आपकी नवीन क्या योजनाएं हैं, क्या तैयारी, अब किस ओर आपके कदम है? हूँ। देखिए, मैं बात तो चाहता ये हूँ कि सबसे पहली तो मेरी जो है एक ड्रीम है जी कि भारतीय लोक कला मंडल, क्योंकि आजकल मैं भारतीय लोक कला मंडल को देख रहा हूँ, जी है ना। मैं वेस्टर्न कल्चर सेंटर से 3 साल पहले रिटायर्ड हो गया था, जी। और उसके बाद में मैं भारतीय लोक कला मंडल को देख रहा हूँ। और हम्म भारतीय लोक कला मंडल के साथ तो मैं रिटायरमेंट से पहले से ही काम कर रहा हूँ, करीब 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, हम्म। वॉलंटरी काम करता रहा हूँ। और अब मेरा जो ड्रीम ये है कि मैं भारतीय लोक कला मंडल को जिस ऊंचाई पर हम्म देवीलाल सामर साहब ले गए थे, एक हम्म अंतर्राष्ट्रीय पहचान थी, और हम्म जिसके बारे में कहते हैं, अब ये हो हम्म सकता है गलत हो, लेकिन कहा यह जाता है कि 1952 में हम्म। जब भारतीय लोक कला मंडल बना था, जी। तो इसका प्रचार प्रसार या इसके बारे में जानकारी जब जवाहरलाल नेहरू साहब को लगी, हम्म। तो इससे इंस्पायर होकर के उन्होंने 3 राष्ट्रीय अकादमी बनाई, संगीत नाटक ओके। अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी। तो मैं जी। चाहता हूँ कि भारतीय लोक कला मंडल आज भी उस ऊंचाई पर पहुंचे। दूसरा, भारतीय लोक कला मंडल जो है वो उदयपुर का कल्चरल हब बने, हम्म कि जो भी उदयपुर या राजस्थान के कल्चर की बात करे तो सबसे पहले उसके दिमाग में भारतीय लोक कला मंडल आए। हम्म दूसरा मेरे दिमाग में है कि राजस्थान की धागा पुतली और राजस्थान की धागा पुतली के कलाकार हम्म। जो अभी धीरे धीरे इधर उधर भटक रहे हैं, और इस कोविड ने तो उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी, जी जी। क्योंकि वो बेचारे जो है वो होटलों में या शादी ब्याह में या तीज त्योहार में जाकर के कठपुतली नचाया करते थे। जी जी। वो सारी चीजें बंद हो गई, क्योंकि गैदरिंग बंद हो गई, हम्म लोगों को जुटाना बंद हो गया, और जब तक लोग हम्म। जुटेंगे नहीं वो सारी चीजें होंगी नहीं। या दूसरा, मेले लगना अभी, बंद हो गए। हाँ, मेले लगना बंद हो गए। दूसरी चीज हाँ ये है कि वो पपेट बना के बेच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हाँ। अभी लोग जो है, लोग रोजगार के लिए परेशान है, लोग जी। अपनी जो है बेसिक नीड ही पूरी नहीं कर पा रहे, तो अभी डेकोरेशन के लिए पपेट कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा उनकी हालतें खराब है। तो जी। कोशिश ये है कि कैसे उनके लिए काम किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। दूसरी, राजस्थान की धागा पुतली को हम्म किस तरीके से लोकप्रिय बनाया जाए, किस हम्म। तरीके से इसके में नए नए प्रयोग किए जाए, क्योंकि ये जी ऐसी जटिल विधा है, क्योंकि जी। धागों से चलती है, और हम्म। इसके लिए नए नए कलाकार तैयार किए जाए। मैं कुछ जी वर्कशॉप्स करता हूँ, लोगों को, जी नए नए लोगों को बुला कर तैयार करता हूँ, नई जी। टीम तैयार हो, क्योंकि ऐसी मतलब ऐसी संभावना है, बहुत सारी असीमित संभावनाएं हैं कि इनके साथ काम हो सकता है, और जी। जितना करेंगे, वो एक कहावत है, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। उतना मीठा तो होगा। हाँ, तो बहुत सारी संभावना है, उन संभावनाओं को तलाशना चाहता हूँ, और जी। इसको आगे बढ़ाना चाहता बहुत अच्छे विचार सर आपके। आपसे बात करते हुए हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। सर, हूँ। जी, थैंक संस्कृति यू। विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी की इस पहल यानी रंग समागम 2020 के बाबत हम आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है, और रमेश जी जो है, मैं उनको जो है क्या बोलता है, धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं जी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये जी। बहुत अच्छी पहल है, इस बहाने कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कला और उनके बारे में लोगों को पता चल पाएगा, और जी जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी लगेगा कि हाँ भाई, कुछ लोग काम कर रहे हैं, या जी। कैसा काम कर रहे हैं। काम
का पता चले या ना चले, कम से कम ये तो पता चले कि वो कैसा काम कर रहे हैं। तो जी। ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छी पहल है। मैं संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग, यूपी सरकार और वहाँ के सभी अधिकारियों का और खासकर रमेश जी का और बीएनए का और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे जी। ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बात कह पाऊँ, अपने बारे जी। में बता पाऊँ। और आपको पता नहीं किस मैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर पायाऊंगा, नहीं कर पायाऊंगा, या पूरी बिल्कुल किया। जानकारी दे पायाऊंगा, नहीं दे पायाऊंगा, जी। लेकिन जी। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने विचार रखे, बहुत सुंदर तरीके से सारी जानकारियां दी, बड़ी बारीकी से उन सबको समझाया भी। अपने कीमती क्षणों में से हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। रमेश जी, और आप सभी का, भारतेंदु नाट्य अकादमी का और संस्कृति विभाग भारत सरकार का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।